नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पेट का जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, जो सेम टू सेम हूबहू एकदम यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है सेम उसी पैटर्न पर लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो दोस्तों तैयारी के साथ में लग जाइए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम अब बहुत कम ही बचा हुआ है। तो जो भी बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा मौका है अच्छा स्कोर करने का। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में। और दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। तो दोस्तों किसने हराया था हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि शाहजहाँ के बेटे के बारे में, दोस्तों अगर हम बात करें शाहजहाँ के कितने बेटे थे, तो शाहजहाँ के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कौन कौन था? तो पहला दोस्तों दारा, दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। तीसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? शाह सूजा, शाह सूजा जो होगा ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और चौथा कौन था? मुराद। चौथा कौन था? ये शाहजहाँ के दोस्तों 4 पुत्र थे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था, तो शाहजहाँ का पोता कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे दूसरे बेटे जो शाह सूजा को दारा के पुत्र, दारा का जो पुत्र था दोस्तों सुलेमान शिकोह ने पराजित किया था। किसने किया था? सुलेमान शिकोह ने पराजित किया था। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा हमारा? सुलेमान शिकोह, जो हमारा ऑप्शन होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो 1658 ईस्वी में जो बहादुरपुर का दोस्तों जो युद्ध हुआ था उसमें शाहजहाँ के जो दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। दोस्तों आइए देखते हैं किसको हराया था, तो सुलेमान शिकोह को पराजित किया था। दोस्तों इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। और दोस्तों इसमें हिंदी और मैथ और दोस्तों जो जीएस का जो पार्ट है दोस्तों, जो क्वेश्चन सिलेबस में आ रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। और जो भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको डेली अपडेट मिलती रहे। हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे कि, अब दोस्तों बात करें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको अच्छे से समझना था। तो उसकी राजधानी क्या थी? अगर हम बात करें यहाँ पे कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, हमको पता है दोस्तों। तो दोस्तों तो वो किसकी राजधानी थी, कहाँ की राजधानी? तो आइए जानते हैं। अगर बात करें तो कहाँ की राजधानी हो जाएगी दोस्तों? कोसल की राजधानी थी। कहाँ की दोस्तों? कोसल की राजधानी थी। तो दोस्तों जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात करते हैं कि रामायण में भगवान जो है वो श्री राम अयोध्या के शासक थे। कहाँ के शासक थे? अयोध्या के शासक थे। और अगर बात करते हैं जो किसकी राजधानी थी, तो ये कोसल की राजधानी थी। दोस्तों किसकी थी? कोसल की राजधानी थी। एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 2098 से 2072 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो अगर बात करें इसके सही जवाब की, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बिंदुसार, हमारा जो राइट होगा जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और कि बिंदुसार जो था वो महान मौर्य सम्राट जो दोस्तों अशोक के पिता थे। कौन थे? अशोक के पिता थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। और जो भी बच्चे अभी दोस्तों पहले पार्ट नहीं देखें, इसके पहले के जो मैंने वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए कराए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, जा करके आप चैनल पे जा करके दोस्तों आप प्लेलिस्ट में यूपी SSSC की जो यूपी SSSC
दोस्तों पेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है दोस्तों सौरभ स्टडी पॉइंट पे, जिस पे जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 90+ स्कोर जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो दोस्तों जो शालीमार बाग का निर्माण किया था दोस्तों वो कहाँ किया था, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण कराया था। अगर बात कराएं किसके लिए करवाया था दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करते हैं शालीमार का बाग कहाँ पर इसका निर्माण हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी किसके लिए दोस्तों, इनकी जो प्रिय पत्नी थी जहांगीर की जो प्रिय पत्नी थी मेहरुन्निसा, कौन, मेहरुन्निसा जो दोस्तों इनकी पत्नी थी, इनके लिए बनवाया था। और जिन्हें बाद में उपाधि किसकी दी गई थी दोस्तों, इनको जो थे नूरजहां के नाम से इनको पुकारा जाता था। किस नाम से, नूरजहां के नाम से पुकारा जाता था। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वैदिक सभ्यता को किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो आइए जानते हैं कि इसका जवाब हमारा क्या सही रहने वाला है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आइए जानते हैं। अगर बात करें कि जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती के नदी के तट पर विकसित हुई थी। कहाँ पर विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती हमारा जो जवाब होगा एकदम सही हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों वो सिंधु सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी, ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। किस तरह की थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये किस तरह की सभ्यता थी दोस्तों, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों एग्जाम में जिस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं तो आप लोग उनको आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। हमको बताना है कि जो गदर आंदोलन के नेता थे निम्नलिखित में से कौन थे, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो अगर बात करें सही जवाब की तो इसका सही जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं तो हरदयाल जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो हरदयाल थे ये गदर आंदोलन के नेता थे, जो दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। जो पहाड़ सत्याग्रह है वो किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इसको और जानकारी से अच्छे से और दोस्तों विस्तार में इसको समझते हैं कि जो पहाड़ सत्याग्रह था वो क्यों शुरू हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो पहाड़ सत्याग्रह है वो भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में किया गया था। किसकी, BR अम्बेडकर की अगुवाई में किया गया था दोस्तों। क्यों किया गया था और कब किया गया था, तो बात करें ये कब किया गया था, तो 20 मार्च 1927 को। कब किया गया था, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के कहाँ पे दोस्तों किया गया था, रायगढ़ में किया गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दोस्तों ये किया गया था। तो दोस्तों जिले के जो रायगढ़ जो दोस्तों जिले थे, जिला के महाड़ स्थान पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था, अगर बात करें कहाँ पर किया गया था तो महाड़ स्थान पर। कहाँ पे दोस्तों, जो महाड़ स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों जहाँ पे ये पहाड़ लिखा हुआ है इसको दोस्तों क्या है, महाड़ सत्याग्रह था। क्या हो जाएगा, महाड़ सत्याग्रह। तो अगर बात करें कि 1927 में जो महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो BR अम्बेडकर ने आरंभ किया था। कब किया था, 20 मार्च 1927 को किया था। और दोस्तों ये महाराष्ट्र रायगढ़ के महाड़, जो रायगढ़ दोस्तों जिला है वहाँ पे महाड़ एक स्थान है जहाँ पर ये दलितों को दोस्तों सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। किसके लिए, तालाब से पानी पीने के लिए अधिकार के लिए किया गया था। तो सवर्ण हिंदू यहाँ के तालाब से दलितों को पानी पीने नहीं देते थे। क्या दोस्तों, जो पानी पीने नहीं देते थे दोस्तों, उसके लिए BR अम्बेडकर ने दोस्तों क्या शुरू किया था, महाड़ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो दोस्तों जिसके कारण यह आंदोलन किया गया था। तो दोस्तों एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है।
तो अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। हमको बताना है कि अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो अगर बात करें कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। अगर दोस्तों बात करें कि कब बनाई गई, अगर बात करें कि दोस्तों कब बनाई गई, अगर एग्जाम में पूछता है कि कब बनाई गई, तो दोस्तों इसकी जो डेट थी वो कब हो जाएगी, 2 सितंबर 1946 को। तो दोस्तों कब बनाई गई, 2 सितंबर 1946 को बनाई गई। अगर बात करें कि यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो शामिल कब हुई, दोस्तों कब सम्मिलित हुई, तो दोस्तों मुस्लिम लीग जो है वो सम्मिलित कब होती है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1946 को दोस्तों जो है ये सम्मिलित होती है। कब सम्मिलित होती है, 24 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कब बनाई गई, तो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई। अगर बात करते हैं कि कब सम्मिलित हुई, तो 24 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित होती है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हमको बताना है कि जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा जो रहने वाला है दोस्तों हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या हो जाएगा, सर, इनका जो नाम था क्या हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ हमारा दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा। अध्यक्ष कौन थे, सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे दोस्तों, इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन करती है, कौन सी रेखा विभाजन करती है, तो रेडक्लिफ रेखा। कौन सी, रेडक्लिफ रेखा जो दोस्तों हैं वो विभाजित करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बात करें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सर रेडक्लिफ हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सिरिल रेडक्लिफ हमारा आंसर एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीपीय राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तस्मानिया। कौन सा देश रहने वाला है, तस्मानिया जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो एकमात्र जो द्वीपीय राज्य है वो कौन सा है, तस्मानिया रहने वाला है। अगर बात करें कि इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसकी कैपिटल के बारे में अगर बात करें कि राजधानी इसकी क्या होने वाली है, तो दोस्तों अगर हम राजधानी, अगर एग्जाम में पूछ लेता है, राजधानी पूछ लेता है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, तो आइए जानते हैं। तो इसका राजधानी का जो हमारा जवाब हो जाएगा होबार्ट नगर। क्या हो जाएगा, होबार्ट नगर। तो दोस्तों तस्मानिया की राजधानी क्या हो जाएगी, होबार्ट नगर हमारा जो जवाब होगा एकदम सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों हमको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, नहीं अगर कह देता है तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम नहीं वर्ड नहीं पढ़ते हैं, और जो हम सही वर्ड लगाना होता है, ऑप्शन में टिक करना होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आइए जानते हैं। तो बात करें अगर, तो दोस्तों जहाँ पे नवसारी जो है, कौन सा, नवसारी जो हमारा यहाँ पे शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहेंगे। और दोस्तों ये जो नवसारी जो दोस्तों यहाँ पे शहर दिया गया है, ये भारत के गुजरात राज्य में, कहाँ पर, भारत के गुजरात जो राज्य है दोस्तों, गुजरात राज्य का एक नगर है। गुजरात राज्य का जो है क्या है दोस्तों, एक नगर है। ये भारत में गुजरात राज्य है जहाँ पर ये नवसारी एक नगर है दोस्तों। और कभी कभी इसको जुड़वा शहर भी कहा जाता है दोस्तों। कभी कभी देखने को मिल जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, तो नवसारी को कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट
देशों में किसके निकटतम है, हमको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और दोस्तों पढ़ के अच्छे से समझना है, तब हमको इसका जवाब देना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि अगर क्वेश्चन में बताएं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में, जो निम्नलिखित देशों में किसके निकटतम है, हमको बताना है दोस्तों किसके निकटतम है इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों, किसके निकटतम है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर सही जवाब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा सही जवाब रहने वाला है दोस्तों अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल जो हमारा जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों हैं जो आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर यहाँ पर बात करें हम कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो हमारी है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, चार हमको ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कर्क रेखा से सबसे दूर कौन सा दोस्तों शहर है। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। पहले अगर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कहाँ से, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर जाती है। कहाँ से दोस्तों जाती है, भारत के मध्य से होकर जाती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से राज्य हो जाएंगे इसमें, तो पहला अगर बात करें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। दूसरा अगर बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा अगर बात करें हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम अगला बात करें हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। अगला बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बात करें दोस्तों अगला क्या हो जाएगा हमारा, झारखंड। और दोस्तों हमारे क्या ऑप्शन में हो जाएंगे, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। दोस्तों ये जो राज्य हैं ये भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। और जिन राज्यों से होकर के गुजरती है वो हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको एग्जाम में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में दोस्तों कुछ गलत लिख गए हैं जिसको हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, भुवनेश्वर जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। तो दोस्तों क्या रहने वाला है सही, भुवनेश्वर जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा इंडोनेशिया लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा राज्य लिखा था, भुवनेश्वर लिखा हुआ था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमको बताना है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा निम्नलिखित में से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब जो होगा हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो सऊदी अरब जो हमारा दोस्तों देश है ये तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था। तो किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जीएसटी के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें कि जीएसटी जो है दोस्तों कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नए दोस्तों वीडियो आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर दोस्तों मिलने वाला है इसके द्वारा। तो आइए, तो जीएसटी हमारा कैसा कर है दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष कर है। अगर बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्स हो जाएगा। अगर बात करें जीएसटी के बारे में कि ये कब शुरू हुआ, जीएसटी जब हुआ दोस्तों, जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को कब लागू हुआ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगर बात करें यहाँ पर जीएसटी में राज्य सरकार को चुंगी को भी शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था दोस्तों, चुंगी को शामिल किया गया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, चुंगी हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चुंगी हमारा जो दोस्तों जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाते हैं सारे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। हमको बताना है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात करें कि भारत की जो मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्याकुमारी हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, कन्याकुमारी जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। अगर बात करें कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या दोस्तों संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछता है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने आपको वो बता दिया है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। जो जीएसटी के बारे में दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को प्रश्न कराए हैं, उसी से रिलेटेड और एक प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश है वो किसके द्वारा कराई गई थी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, जीएसटी परिषद द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा, जीएसटी परिषद द्वारा कराया गया था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी परिषद जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जितने भी एग्जाम देखते हैं उनमें प्रश्न इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। एसएससी का दोस्तों ले लो, यूपी SSC का कोई भी पेपर ले लो दोस्तों, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का कोई सा भी आप पेपर ले लेंगे उसमें आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो दोस्तों कहीं कहीं पे पूरी आपको डेट भी देखने को मिल सकती है, तो 1 अप्रैल 1935 आपको अच्छे से याद रखना है। आइए देखते हैं, अगर बात करें यहाँ पे कि प्रथम गवर्नर कौन था उस टाइम पे, भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों, प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर आसबार्न जो थे दोस्तों, सर आसबार्न स्मिथ, कौन, स्मिथ दोस्तों, सर आसबार्न स्मिथ जो थे ये प्रथम गवर्नर थे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मुंबई जवाब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1992 में। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1992 में की गई थी। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको यूपी SSC पेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि पता है आप लोगों को दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। वीडियो को दोस्तों जितने भी मैं आपको वीडियो को दिखा रहा हूं दोस्तों, जो भी वीडियो आपके पास आ रहे हैं दोस्तों, यूट्यूब को आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, तो जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। क्वेश्चन को दोस्तों क्या कह रहा है हमको अच्छे से समझना है कि जो भारत के संविधान है दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, कौन नियुक्ति करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों करता है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत होती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से
ऐसी कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। आइए देखते हैं कि हमारा जो जवाब होगा इसका सही कौन सा रहने वाला है। तो निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमको कैसे पहचानना है दोस्तों कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वर्क हम जो दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं। तो अगर आप लोग इस प्रश्न का जवाब दोस्तों समझ में आता है, अगर आप कर लेते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या रहने वाला है। दोस्तों अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में इस प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर काउंट करें 1 + 2 + 3 प्लस दोस्तों ऐसे काउंट करते जाएंगे कहाँ तक, 10 तक हमको ऐड करना है। और दोस्तों हमारा जो नीचे कितनी संख्या है, 10 पदों का योग बटे पदों की संख्या हमारा क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। तो पदों का योग कर लिया दोस्तों, कितना हो गया हमारे पास आ जाएगा, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। और नीचे हमारा कितना दिया गया है 10। तो दोस्तों नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक जीरो दोस्तों दिया गया है, तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.5। तो औसत कितना निकल के आ जाएगा 5.5 हमारा जवाब हो जाएगा। या तो दोस्तों आप 10 की टेबल से 55 को भाग भी दे सकते हैं। तो जब आप भाग देंगे दोस्तों तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को हम करके भी दिखा दे रहे हैं कि 10 की टेबल से जब 55 को भाग देंगे तो 10 × 50 कितनी बार गया दोस्तों, 50 बार। 5 बचा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0, 10 × 50 दोस्तों पूरा कट गया। तो हमारे पास कितना निकल गया 5.5 निकल के आ गया। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा 5.5 हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्न दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी याद करना है। हमको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, प्रकृत, प्रकृति, प्रकृति और विकृति, तो इसका सही जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या हो जाएगा हमारे प्रकृति। क्या हो जाएगा, प्रकृति हमारा जो जवाब होगा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। तो प्रकृति हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो दोस्तों प्रकृति का अगर अर्थ के बारे में बात करें क्या होता है, तो दोस्तों इसका सहज स्वाभाविक गुण, क्या होता है, सहज स्वाभाविक गुण इसका अर्थ होता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया इसी क्रम में। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। हमको बताना है कि जो फूल का पर्यायवाची है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तनुजा हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पीछे पीछे चलता है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, हमको बताना है। तो पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या रहने वाला, अनुगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। तो जो पीछे पीछे चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में आ जाता है अनुचर का बताओ दोस्तों, अनुचर का क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पीछे चलने वाला, केवल पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला अगर लिख के आता है दोस्तों तो आप लोग क्या लगाएंगे, अनुचर लगाएंगे। अगर एग्जाम में आता है दोस्तों अगर आ जाता है एग्जाम में अनुवर्ती, क्या आ जाता है, अनुवर्ती आ जाता है, तो अनुसरण करने वाला क्या लिखेंगे आप, अनुसरण करने वाला। अगर पूछा जाता है अनुसरण करने वाला तो आप लोग कौन सा लगाएंगे दोस्तों इसमें, तो अनुवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग आसानी से एग्जाम में आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है हमको कि दलदल में फंसना। जो मुहावरा दिया गया है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दलदल में फंसने का अर्थ क्या होता है, मुश्किल में पड़ना। किसका, मुश्किल में पड़ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, मुश्किल में पड़ना हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है हमारा। और
दोस्तों क्या है कि यदि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को बिलम्स कहा जाता है, बिलम्स को फूल कहा जाता है और फूलों को पत्थर कहा जाता है, पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है, तो गुब्बारे को खिलौने कहा जाता है, तो कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं हमको बताना है। तो दोस्तों हमको पता है कि जो कलियाँ खिलकर फूल बनती हैं, और प्रश्न में फूल को क्या कहा गया है, पत्थर कहा गया है, और फूल को दोस्तों क्या कहा गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फूल को क्या कहा गया दोस्तों, पत्थर कहा गया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरह के दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन भी बच्चों को जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता